भैया हरो गुरुवार को दिना और ये दिना किसान वाणी कार्यक्रम में निश्चित रूप से आपको प्रतीक्षा रहते है कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की। तो आपकी प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है भैया, हमारे लेके आ गए हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। और आज के एक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 देवरी से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। तो सभी किसानों की तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से सबसे पहले तो त्रिपाठी जी आपको ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारों के किसान श्रोता जो हैं बहुत जागरूक हैं, किसानों के फोन कॉल्स जो है आबो शुरू हो गए हैं कार्यक्रम में। तो देखत हैं सबसे पहले किसान को है और का प्रश्न लेके आए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। ग्राम चारोदा तहसील बंडा से हो रहा है सर। बबलू पटेल, चारोदा तहसील बंडा। चारोदा तहसील बंडा। हाँ बताओ भैया। सर हमारी किसी गबोट पे आ गई है और उसके लाने को ऐसी दवाई बता पोषक। हाँ और ये छोटी छोटी सी नहीं, छोटी है, गबोट पे आ गई है तो काय की दवाई आप चाहत हो? पोषक है ठीक है, थोड़ी माने तो पेड़ों भी बना ले तो ना कमजोरी समझ में है वापस। माने अच्छो तरीके को के पौधा में विकास हो ऐसी दवाई आप चाहत हो? हाँ। ठीक है भैया। तो देखिए बबलू पटेल जी, ऐसा है कि अगर आपने पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग फसल की बोनी के पहले और बाद में आपने यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको संतुष्टि के लिए आप घुलनशील उर्वरक जो NPK 19-19-19 है उसकी आप 1 से 1.5% मात्रा यानी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं और आपको और कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। और इस दौरान एक और फोन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सर नमस्ते सर, गेहूँ पीलो टाइप को भर रहा है हम को महेंद्र भाई बोल रहे का? जी जी बिल्कुल सर। महेंद्र भाई बिने का सर है, आकाशवाणी से बातें करना पड़ा। महेंद्र भाई, पिसिया आपकी पीली पड़ रही है जी। कितने दिन की हो गई है? तकरीबन 25 दिन की हो गई, 25 एक माह समथिंग। 25-30 दिन की है ना? हाँ ठीक है महेंद्र भाई। जी महेंद्र सेन जी, आपने जो पूछा है कि गेहूं की फसल आपकी पीली पड़ रही है, देखिए ज्यादातर किसान भाइयों ने इस साल मक्के की फसल लगाई थी खरीफ मौसम में और उसके बाद अब गेहूं की फसल ली है। तो मक्का एक खाद्यान्न फसल है जिसमें पोषक तत्वों की मांग ज्यादा होती है। तो आप वहां पे जहां पे इस तरह से पीलेपन की समस्या है वहां सिंचाई करके यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें आप, और जिंक सल्फेट तथा यूरिया का घोल बना के भी आप छिड़काव कर सकते हैं। जी महेंद्र भाई। ठीक है सर, दिल खुश हो गया आपसे बात करके, पुनः आपसे बात हो गई। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। अगले कार्यक्रमों में फिर मिलते हैं अपन, है ना? नमस्ते। इस दौरान एक फोन और है, उनको फोन हम लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो सर नमस्ते। नमस्कार भैया, को बोल रहे? हम जूना से बोल रहे सर, दौलत राम कुशवाहा। जूना से दौलत राम कुशवाहा। दौलत राम जी रहली तहसील है ना? हाँ रहली। चलो कुशवाहा जी, हाँ जी, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में जिनको नाम है हेलो किसान वाणी। और बताओ भैया, का आप प्रश्न लेके आए हो आज? सर जी आज हमारा जो प्रश्न है, हम थोड़ी सी मटर लगाए हैं सब्जी वाली। मटर? हाँ, तो हम डॉक्टर साहब से क्या पूछे चाहते, कोई जैविक टॉनिक देखिए जैविक टॉनिक तो तमाम सारे बाजार में उपलब्ध हैं जो आपने बढ़वार के लिए, लेकिन जो आपने सब्जी वाली मटर ली है तो सब्जी वाली मटर में आपको 2 से 3 बार कम से कम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपकी फलियों का आकार और जो दाने हैं वो अच्छे भरे। इसके अलावा आप जैविक की बात करें तो आप गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र को आप घोल के और उसका नियमित रूप से 1-1 सप्ताह के अंतराल से छिड़काव करें तो उसमें माहू की समस्या भी कम होगी और उसकी जो बढ़वार है वो अच्छी होगी, दानों का आकार भी अच्छा होगा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बायो फर्टिसॉल आता है, जैविक है वो, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जो मटर है वो काफी अच्छी बढ़वार उसकी हो जाएगी। जी। और जैसी कि जैविक की बात त्रिपाठी जी आप कर रहे थे, तो इनमें जो भी नहीं रहते कि कोई नुकसान की संभावना हुए? हाँ नहीं, जैसे गौमूत्र का स्प्रे हम करते हैं तो हमें 10 लीटर पानी में 1 लीटर ही घोलना है। जी जी जी। इससे ज्यादा अगर हम घोल देते हैं तो फिर हमारी फसल में भी कई बार नुकसान होने की संभावना
रहती है तो आप जो मात्रा बताई गई है किसान भाइयों ने जी, उसी का उपयोग करें। हाँ, लेकिन आप नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ा सकते हैं। आप जैसे हमने 1 सप्ताह का बोला, आप चाहें तो 5-6 दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं। जी, जी। तो आप जितना ज्यादा डालेंगे उसमें यूरिया की भी पौधों को उपलब्धि होगी और जो रोग व्याधियों की समस्या है उसको भी हम कम कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब इस दौरान एक और फोन है। हेलो हेलो। हेलो किसान वाणी से। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर, और आप अपनो परिचय दो भैया। साहू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। गुड्डू चौबे बोल रहा हूँ मलटूड़ा से। गुड्डू चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको। जी जी। और बताओ भैया क्या प्रश्न है? हमारा प्रश्न तो हमने वो बार पूछो तो पीसी पीरी तो बहुत तो ठीक है। हाँ। हम एक्स्ट्रा बेरिया का वो की खेती की जानकारी पूछने हैं। काय की खेती भैया? स्ट्रॉबेरी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की। हाँ हाँ, स्ट्रॉबेरी की। चलो, आपको प्रश्न भैया पहुंच गए हैं। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंड के मौसम में की जाती है और इसकी जो प्लांटिंग है वो नवंबर के महीने में करते हैं अपन। तो आप उद्यान के विभाग से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके पास भी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कुछ किसानों के टारगेट हैं। इसके अलावा हमारे जिले में भी ये भापेल के पास एक अशोक जैन जी हैं, वो लगाए हुए हैं। केसरी में ऊंटकटा में सुरेश मेहरा जी के यहाँ लगी हुई है, तो आप वहां जाके इसका अवलोकन भी कर सकते हैं। इसके जो पौधे हैं, सकर्स जिनको हम कहते हैं, वो उनकी प्लांटिंग की जाती है। तो आपको वो सकर्स या तो तैयार करने पड़ेंगे या फिर आपको बाहर से बुलाने पड़ेंगे। तो इसका बीज आप मंगवा के और नवंबर के महीने में इसकी प्लांटिंग करें। इसकी जो खेती है वो हमें मेड़ बना के करनी है और मल्चिंग का उपयोग करना है और ड्रिप का उपयोग करना है, क्योंकि अगर हम सीधे खेत में इसको करेंगे तो कूड़ा करकट ज्यादा होगा, उत्पादन हमारा कम होगा। तो आप ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करके इसकी खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भाई अपने जिले में इसकी खेती कर रहे हैं और ये अच्छे लाभकारी खेती है। 1 एकड़ से आप 3 से 5 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खेती है और हम हमारे जिले की जलवायु जो है इसके लिए अच्छी उपयुक्त है। कई किसान भाइयों ने इसको किया है और कर रहे हैं। तो आप उनसे देख के उनके यहाँ प्रदर्शन और इसके बाद आप जो है इसकी खेती प्रारंभ करें। और गुड्डू जी, में तो बेच देते हैं सागर में, क्या कहूँ बाहर ले जाना पड़ता है। बिक्री का देखो ऐसा है, बिक्री का लोकल मार्केट में भी बिक जाती है और बाहर के भी इसके जो व्यापारी हैं वो भी आपके संपर्क में आ जाएंगे जब आप उत्पादन करने लगेंगे। तो इसके जो फल हैं वो 300 से 400 रुपए किलो के भाव से इनका जो बिक्री है वो होती है। तो ये तो खैर समय पर निर्भर करता है कि रेट क्या रहेंगे, लेकिन काफी अच्छे दाम इससे प्राप्त होते हैं। चलो ठीक है गुड्डू चौबे जी, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। ने भी धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को अभिवाद अगली साल से दे सके। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप कृषि में नवाचार की सोच रहे हो जब, बहुत अच्छी बात है। आगे फिर भेंट हुई है आपसे, नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आज के पूरे कार्यक्रम में सिंचाई पे आधारित कोई प्रश्न नहीं आया है, तो हमें लगा था अपने सब किसान भैया की सिंचाई लगभग व्यवस्थित चल रही है। फिर भी ये कार्यक्रम में हम आपसे जानो चाहते हैं कि जो क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई की आप और बात करत हो, तो गेहूं में सिंचाई को प्रबंधन कौन तरीके से रखो जाए, जो जल्दी फसलें लगा दी थी वो हिसाब से, जो मध्यकालीन है और जो देरी से बोई गई हैं, सबके दृष्टिकोण से सिंचाई को प्रबंधन कैसे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चना और मसूर की। जी। चना और मसूर दो ऐसी फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इनमें जो पहली सिंचाई है वो 40-45 दिन की अवस्था पे लगनी चाहिए, जब इनमें इक्का दुक्का फूल आना शुरू होता है। यही स्थिति अलसी की और सरसों की है कि हम उसमें भी 40-45 दिन के पहले उसमें पानी अभी ना दें, क्योंकि शुरुआत में हमने उसके अंकुरण के लिए पानी दिया था, तो अभी पर्याप्त नमी होगी खेत में और इनका जो जड़ तंत्र है वो नीचे तक जाता है। तो इसमें हमें बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और कभी दूसरे सिंचाई की आपको आवश्यकता पड़े तो जब उसमें फलियां लगना शुरू हो जाए, शुरुआत हो फूल के बाद फलियों की, उस समय एक सिंचाई हम कर सकते हैं। बस 2 सिंचाई इन फसलों में पर्याप्त है। इसके बाद कुछ किसानों की ये भी भ्रांति है कि हमें चने में, मसूर में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है। तो बिल्कुल इन फसलों में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं की जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फसल थोड़ी सी अच्छी सी रंगत नहीं है उसमें, तो आप घुलनशील जो उर्वरक है NPK 19-19-19 या NPK 0-32-34, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे आपको फसल की जो बढ़वार है वो अच्छी होगी। इसके बाद जो मुख्य फसल आती है गेहूं, क्योंकि गेहूं का रकबा हमारे जिले में काफी ज्यादा है इस साल। तो गेहूं में भी 2 प्रकार का सेगमेंट है, एक कम पानी वाला, एक पूर्ण सिंचाई वाला।
तो ज्यादातर किसान भाइयों ने सिंचित किस्मों का उपयोग किया है, जिनमें हम 4 से 5 पानी देते हैं। तो गेहूं में वैसे नियम तो ये है कि 20-20 दिन के अंतर से 5 सिंचाई हमें करनी चाहिए। पहला पानी करीब करीब सबका हो गया होगा और पहले पानी के बाद यूरिया का भी उपयोग किसान भाइयों ने कर लिया होगा। दूसरा पानी हम, अगर हमारे पास सिंचाई कम है तो हम पहले पानी लगाने के 25 से 30 दिन में हर हालत में दूसरा पानी दे दें, और जिनके पास पर्याप्त सिंचाई है वो 20-20 दिन के अंतर से 5 पानी दे सकते हैं, 4 पानी दे सकते हैं। और जो यूरिया की बात है, पहले हमें, विज्ञान तो यही कहता है कि पहले हमें सिंचाई करना है और उसके बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है, क्योंकि यूरिया पानी में घुलनशील होता है और पूरा पानी में घुल जाता है। यदि हम पहले यूरिया डाल के और फिर सिंचाई करते हैं तो वो घुल के नीचे तक चला जाता है और पौधों को उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, और इसलिए फिर हमें बार बार यूरिया डालने की हम सोचते हैं। तो हम यूरिया, अगर यूरिया को आपको कम उपयोग करना है तो आप यूरिया को पानी में भी घोल के 2% यूरिया का घोल बना के, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया को घोल के, और हम उसके भी 2 या 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारी यूरिया की बचत भी होगी और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो जाए, 35-40 दिन की आपकी फसल हो, आप सिंचाई करने के बाद नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं, या NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल की रंगत अच्छी हो जाए। बहुत ज्यादा यूरिया डालने से हमारी फसल की बढ़वार जरूर बहुत अच्छी होती है, लेकिन दाने की उपज कम हो जाती है, भूसा ज्यादा मिलता है। तो चूंकि आजकल हार्वेस्टर से कटाई हो रही, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को अंदाज नहीं होता कि हमारा भूसा कितना निकला। लेकिन जो सिंचित किस्में हैं, जितना उसमें दाना मिलता है उतना ही भूसा मिलता है। तो आप यूरिया का संतुलित और समन्वित उपयोग करें, बहुत ज्यादा यूरिया की मात्रा ना करें। यूरिया का टुकड़ों में जितने बार हम 2 बार 3 बार उपयोग करेंगे उतना ही हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो सिंचाई गेहूं में जो हम बताया आपको कि कम पानी वाली अगर किस्म है तो पहली सिंचाई आपको 25 दिन के आसपास करनी है, और उसके 25 से 30 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी है, और एक सिंचाई आपको 70 से 80 दिन में करनी है। कम से कम 3 सिंचाई तो आपको करनी पड़ेगी। और जो सिंचित किस्में हैं उनमें हमने आपको बताया 20-20 दिन के अंतर पे आपको 4 सिंचाई करनी है। जी। हेलो, हम बोल रहे हैं सलमान से बोल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया, सलमान जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और बताओ भैया क्या प्रश्न है आज? हमें लौकी की किस्म लगाए, कौन सी किस्म लगाए? लौकी में देखिए, आप हाइब्रिड लगाएं, उससे आपको उत्पादन अच्छे प्राप्त होंगे। तो इसकी जो तैयारी है वो आपको करनी है 15 दिसंबर के बाद से लेके 15 जनवरी के बीच में आप खेत की तैयारी कर लें। और अगर आपके खेत अभी भरे हुए हैं तो आप इनको पॉलीथिन में इनके पौधे तैयार कर लें। जो पौधे तैयार करने वाले पॉलीथिन के पैकेट होते हैं उसमें मिट्टी, गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, ये मिक्स करके आप उनके बीज इस महीने के, माने जो जनवरी का महीना है, जनवरी के आप पहले सप्ताह में उसमें बुआई कर दें और उसको कहीं छाया में ढक के रख दें थोड़ा सा, जिससे उसका अंकुरण हो जाए। जब आपका खेत खाली हो जाए तब आप इसकी प्लांटिंग कर दें। आप गर्मियों में, चूंकि ये गर्मियों की सब्जियां हैं, तो इनके लिए आपको मल्चिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास धान का पैरा है या और किसी फसल के अवशेष है तो आप मेड़ बना के इसकी प्लांटिंग करें और आसपास मल्चिंग कर देंगे, ढक देंगे जमीन को। तो उससे क्या है कि नमी का ह्रास नहीं होगा, कचरा नहीं उगेगा और आपका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लौकी है या करेला है या और भी जो हमारे किसान भाई गर्मियों की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी से खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हम 15 जनवरी के आसपास पौधे तैयार करके इसकी प्लांटिंग कर दें, जिससे हमें अच्छे लाभ मिल जाएंगे इसके। तो आप हाइब्रिड जो सब्जियां हैं कोशिश करें कि उनके ही बीज आप लगाएं, उनका उत्पादन काफी अच्छा रहता है। हाँ, कछु कह रहे सलमान जी आप? ककड़ी से बो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ककड़ी, करेला, गिलकी, ये सब आप पौधे तैयार कर सकते हैं और इनकी प्लांटिंग 15 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में आप जरूर जमीन में लगा दें, जिससे आपका जो फलन है वो फरवरी के आखिरी तक शुरू हो जाए, तो रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं उसमें। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार भैया। हेलो, नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? सर मैं ग्राम गौर झामा, तहसील देवरी, जिला सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपको। बताओ भैया क्या प्रश्न है आपको? सर सवाल मेरा ये था कि सर मसूर में सरसों हो रही है, सर बोई नहीं थी, उग रही है, मतलब ऑटो हुई है ऑटोमेटिक। हाँ, तो सर मैं ये सोच रहा था कि सरसों को उखाड़ के मवेशियों को खिला दें या फिर उसको रहने दें, तो फिर फसल के रूप में ले लेंगे। सरसों में क्या होता है कि माहू लग जाती है और फिर वही माहू सरसों से फिर मसूर में भी पहुंच जाती है। अच्छा।
तो इसको उखाड़ के पशुओं को खिला दें या फिर रहने दें, क्योंकि ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी है इतना। देखिए कटारे जी, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं कि सरसों हमारी उगाई है मसूर के खेत में, अगर आपको ये पता है कि ये सरसों के जो पौधे हैं पिछले साल आपने कोई किस्म बोई थी और उसके पौधे हैं, तब तो आप उनको रख सकते हैं। अन्यथा जो खरपतवार के रूप में जो अपन ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं लमेरा जमगो, तो अगर इस तरह के पौधे हैं तो आप उनको जरूर निकाल दें, क्योंकि सबसे पहले माहू का प्रकोप उसी में होगा और फिर हमारी मुख्य फसल में होगा। तो अगर कोई आइडेंटिफाइड वैरायटी है जिसको आपने पिछले साल बोया था, उसके पौधे अगर हैं तो आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। उसमें 1-2 बार आप यूरिया का स्प्रे कर दें तो आपका जो मसूर है वो भी सुरक्षित रहेगी और आपको सरसों से भी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अनवांटेड प्लांट हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल उन पौधों को खेत से अलग कर दें, जिससे आपकी जो मसूर है उससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। अच्छा त्रिपाठी जी, जैसे आपने कही कि अनावश्यक अगर पौधा है तो इनको उखाड़ के फेंको चाहिए, तो का बाजार में कोई खरपतवार नाशी चौड़े पत्तों की कोई दवाई भी उपलब्ध है? मसूर के लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि मसूर के लिए अभी कोई दवाई का अनुशंसा नहीं हुई है जी। मुलायम फसल है, अगर हम खरपतवार नाशी डालते हैं तो उससे नुकसान होता है जी। चने में अवश्य एक टेप्रामीजोन है, उसकी सिफारिश आई है। तो जब हमारा चने की फसल लगभग 40-45 दिन की हो तब हम टेप्रामीजोन का स्प्रे कर सकते हैं। तो जल्दी हमें इसका स्प्रे नहीं करना, उसमें जरूर हम चौड़ी पत्ती के लिए टेप्रामीजोन का स्प्रे कर सकते हैं जी। और इस दौरान एक और फोन है त्रिपाठी जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जुगल किशोर प्रजापति। जुगल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। अरे सर, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा रमजवा बोला, घुरजवा, रमजवा, बनजवा, हाँ, तो इसको एक यूपीआई वाली दवाई डाली उससे नहीं मरा, और एक स्वाहा वाली कंपनी की दवा डाली उससे नहीं मरा, और एक जय हो नाम की कंपनी है उससे भी नहीं मरा। 3 दवाइयाँ डाल चुके हो अभी आप? नहीं, हमारा जो भैया बंदी आपसी संबंधी है इसके, इन लोगों ने ये दवा डाली, कौन भी दवाई से कोई नहीं। देखिए ऐसा है, वो जो दवा डालने का तरीका होगा उसमें कुछ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। सकरी पत्ती वाले जो भी खरपतवार नाशी हैं, जैसे सल्फोसल्फुरान है या आपका क्लेडिनोफाप है, तो इनका स्प्रे करेंगे तो जरूर ये घुरजवा आपका नष्ट हो जाएगा। और अगर आपके गेहूं में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार हैं, तो आजकल मिली हुई दवाइयां आ रही हैं बाजार में, जैसे मेट सल्फ्यूरान प्लस क्लेडिनोफाप, इसका एक पैकेट आता है पूरा 1 एकड़ के लिए। तो आप उसको 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ जगह में स्प्रे कर देंगे तो निश्चित तौर पे जितना भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती का खरपतवार है वो खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम दवाई का स्प्रे करें उस समय खेत में नमी होना चाहिए। जब हम दवा का स्प्रे करें तो 200 लीटर पानी को 1 एकड़ जगह में आपको डालना है। अगर कम पानी का उपयोग करेंगे तो दवा भी आपकी कम जाएगी और खरपतवार आपके पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। तो दवा की मात्रा, नमी खेत में हो, इसका ध्यान रखेंगे तो ये जो दवाइयां हैं निश्चित तौर पर खरपतवार नियंत्रण के लिए ही हैं और इनसे पूरा आपको लाभ प्राप्त। और कितने दिन में आपने डाली है गेहूं की फसल में ये दवाई? को तो 15 दिन होगा, जब 30 दिन की हती। हाँ, कि जो भी हमारे श्रोता किसान भाई हैं जुड़े हुए हैं, ये जरूर ध्यान रखें कि 25 दिन से लेके 35 दिन के बीच में हमें गेहूं में नीना नियंत्रण का काम खरपतवार नाशी रसायन के द्वारा करना है। इसके बाद हम करेंगे तो हमें लाभ कम होगा, इसके पहले हम करेंगे तो गेहूं को नुकसान हो सकता है। तो आपको 25 दिन से 35 दिन के बीच, यानी जो 30 दिन के आसपास की अवस्था है, उस पे ही आपको नीना नियंत्रण का काम करना है। तो सर केवल रमजवा घुरजवा रह गया? हाँ, तो सल्फोसल्फ्यूरान आती है बाजार में, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। क्लेडिनोफाप आती है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो दवा का पैकेट 1 एकड़ के लिए है, हम 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ जगह में, और जो नोजल है 2 तरह के नोजल रहते हैं, तो आपको फ्लैट फैन नोजल से ही दवा का छिड़काव करना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जुगल किशोर जी, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और जो अगला प्रश्न है, हेलो किसान वाणी आकाशवाणी सागर। सही जगह आपने फोन लगाओ है, अपना परिचय भी दो आप। सर, मैं ग्राम बिजोर, जिला सागर, मध्य प्रदेश, गोलू अहरवाल बोल रहा हूँ। गोलू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। जी सर, मेरा सवाल है कि सर जी हमारे यहाँ सेम लगी हुई, उसमें सर जी माहू लग रही सर जी। सेम के पौधों में? जी सर, माहू लग रही है। कितनी जगह में लगी है भैया? लगी है 2-3 मड़ाइयाँ सी बनाई है, वो पे चढ़ी है सर जी, मड़ाइयों पे 2-3 मड़ाइयों पे। और कितने दिन
बेले की फसल है? हो गए सर जी, मतलब 15-20 दिन भाई जा रहे सर जी, फरन भी लगी है। 15-20 दिन हो गए हैं, फल आने लगे हैं, है ना? और माहू की शिकायत है? जी जी जी। देखिए गोलू भैया, आप जो माहू की बात कर रहे हैं, अगर आपने घर में अपने किचन गार्डन में छोटे से स्तर पे लगाई है तो आप नीम का तेल या नीम की निबोली का रस आप 2-3 बार स्प्रे करें। गौमूत्र का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र को घोल के और आप उसका 2-3 बार स्प्रे करें तो आप जो घर में जो सब्जी लगी है आपकी, उसमें माहू का प्रकोप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बड़े इलाके में सब्जियां लगाई हैं, वो भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आपको तुरंत रिजल्ट अगर चाहिए तो बहुत सारे जो कीटनाशी है बाजार में, जैसे थायमेथॉक्सेम 25 WDG है, ये है, इमिडाक्लोप्रिड है, इनका स्प्रे अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो माहू की समस्या है वो खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। नमस्कार सर। नमस्कार। और इसके बाद एक और श्रोता लाइन पे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। को बोल रहे भैया? प्यारेलाल पटेल बोल रहे, ग्राम रोड़ा, जिला दमोह से। हाँ, बहुत स्वागत है भैया कार्यक्रम में आपको। और बताओ प्यारेलाल जी, क्या प्रश्न है? सर हमारे यहाँ कटहल नहीं फर रहे सर। कटहल फरत नहीं है? जी सर। तो कितने साल पुरानो है आपको कटहल को पेड़? सर वो तो 8-10 साल को हो गया सर, फल नहीं रहा, 3-4 पेड़ लगे हैं। अच्छा, तो का होते है भैया? छोटे छोटे फल गिर जाते हैं कि फूल पे गिर जाते हैं, का होते है? सर छोटे छोटे फल गिर जाते हैं, लगते हैं। अच्छा जी प्यारेलाल जी, आपने जो कटहल के बारे में प्रश्न किया है, देखिए कोई भी फल वृक्ष आपने लगाए हैं, चाहे कटहल हो, चाहे नींबू हो, चाहे आपका अमरूद हो, चाहे आम हो, शुरुआती दौर में जब ये फसल हम मैंने पौधे लगाते हैं तो 1 साल 2 साल अच्छा फलन होता है और इसके बाद इनका फलन कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जमीन में पोषक तत्वों की पूरी आपूर्ति इनको नहीं हो पाती। तो आप नवंबर के महीने में और मई के महीने में 2 महीने ऐसे हैं जिनमें हम थाला बना के, माने तने से 1 फीट जगह छोड़ के चारों तरफ की मिट्टी की गुड़ाई करके और वहां पानी रुकने के लिए थोड़ा सा थाला बना दें और उसमें 10 से 15 किलोग्राम गोबर की अच्छी पकी हुई खाद, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 250 से 300 ग्राम म्यूरेटा पोटास और 100 ग्राम यूरिया, इनको गोबर की खाद में मिक्स करके वहां पे आप डाल दें और सिंचाई करें। जब हम 2 बार साल में ये काम करेंगे तो हमारे जो भी फल वृक्ष हैं उनमें अच्छे फल आएंगे, पर्याप्त फलन होगा और फल झड़ने की समस्या भी नहीं आएगी। जी। और इस दौरान एक और श्रोता है फोन लाइन पे। हेलो सर, गोविंद कुशवाहा बोला, ग्राम चालम से सर। गोविंद भाई बताओ, का प्रश्न लेके आए हो आप? प्रश्न हम सर जो लेके आए हैं कि चूहा लग रहे हैं हमारी किसी में, तो क्या उपाय करें हमको? पिसी में चूहा की समस्या है ना? हाँ। देखिए गेहूं की खेती हो या कोई भी और चीज हो, चूहों से नुकसान तो निश्चित तौर पे होता है। तो आप उसके लिए जो अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की चूहा नाशक, चूहा मार जो दवाई है जिंक फास्फेट, उसका उपयोग करें। चूहा एक बहुत समझदार प्राणी है। एक बार अगर किसी पिंजड़े में चूहा पकड़ जाता है तो उसके बाद 20-21 दिन तक दूसरा चूहा उसमें नहीं आता, क्योंकि जब वो उसके अंदर पकड़ता है तो उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वहां निकलते हैं और उसकी खुशबू से दूसरे चूहे वहां नहीं आते। तो आप जो है जिंक फास्फाइड को गेहूं के दानों में या मक्के के दानों में पहले 1-2 बार आप ऐसे ही डाल दें खेत में, जिससे उनको खाने की आदत हो जाए। इसके बाद दवा मिला के जिंक फास्फाइड उसमें डालें आप। इसके अलावा 2-3 आपके देसी उपाय हैं जो आप करेंगे तो नुकसान को हम कम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो खजूर होता है, खजूर के जिनसे झाड़ू बनती है, खजूर को काट के हम और उल्टे उनके बिलों में डाल दें, जिससे वो नीचे से निकलेंगे और उनको चुभेंगे तो वो डर के खेत से बाहर भाग जाएंगे। दूसरा, एक चूहे को कम से कम आप पकड़ के उसको रंग दें, पीले रंग से या सफेद रंग से, और उसको छोड़ दें। तो बाकी चूहे ऐसा देखा गया है कि वो उसको एक को देख के भाग जाते हैं कि कोई और जीव है ये। तो आप ये देसी उपाय भी कर सकते हैं जिससे हम नुकसान को कम कर सकते हैं, एकदम खत्म नहीं कर सकते। और फिर नष्ट करने के लिए तो जो जिंक फास्फाइड है, चूहा मार दवाई, उनका उपयोग करें अच्छी कंपनी की, तो निश्चित तौर पे चूहों का हम प्रकोप कम कर सकते हैं। जी चलो, तो भैया आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।
और डॉक्टर साहब, चूंकि वर्तमान फसलों की बात चल रही है तो चना में इल्ली की भी शिकायत कहीं कहीं किसान भाई कर रहे हैं, तो इल्ली के उपचार के लिए कौन कौन से उपाय उनके द्वारा करे जा सकते हैं? देखिए, अभी तो हमारा चना प्रारंभिक अवस्था में है, 30-40 दिन का हुआ है या 50 दिन का हुआ है, तो बहुत ज्यादा किसान भाइयों को कीटनाशी डालने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में हम जैविक कीटनाशी हैं जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजम है, इनका स्प्रे कर सकते हैं। 1 किलोग्राम लहसुन और 1 किलोग्राम लाल मिर्च दोनों को पीस के, या हरी मिर्च जो भी थोड़ा तीखी हो, दोनों को मिक्स करके हम 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा नीम का तेल, नीम की निबोली का रस, इनका स्प्रे करें। जब इल्लियों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो जाए, आपको ऐसा लगे कि नुकसान हमारा ज्यादा हो रहा है, तब हम कीटनाशी का स्प्रे करें। उसमें भी इमामेक्टिन बेंजोएट, रेनेक्सीपायर या फ्लूबेंडेमाइड नामक जो दवाइयां हैं, इनका स्प्रे करके हम कीटनाशी का उपयोग करके इल्लियों को खत्म कर सकते हैं। जी, तो भैया जो है तो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच पधारे थे कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 देवरी से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भैया को इतनी अच्छी जानकारी वर्तमान फसलों के विषय में दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू, और हमारे जो दूसरे किसान भैया बिन्ना हरे कार्यक्रम सुनत है, उनमें फोन अभी तक उन्होंने नहीं लगाओ है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं भैया कि अगर आप सीधे विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी कृषि समस्याओं, अपनी पशुपालन समस्याओं, बागवानी समस्याओं को समाधान करो चाहत हो, तो हर गुरुवार को दोपहर में 1 बजे से एक कार्यक्रम में आप फोन कर सकत हो। हमारे फोन नंबर है 228820 और 240-845। एक के पहले सागर को STD कोड आपको लगाने पड़े 07582। तो आशा है भैया कि अगले कार्यक्रमों में आप भी फोन लगा के और एक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कृषि समस्याओं को समाधान करवा हो और वो हिसाब से खेती में उनको अमल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा ले हो। तो भैया, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की अगली श्रृंखलाओं में आपसे फिर भेंट हुई है, तब तक के लिए अनुमति चाहत हैं। नमस्कार।